मेरा नाम ईशाया होलोवे है और मैं 70 साल का हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में विश्वास किया कि अगर आप मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को सही तरीके से पालते हैं तो आपको एक शांतिपूर्ण वृद्धावस्था मिलेगी। लेकिन मैं गलत था। पिछले हफ्ते मेरे बेटे आकाश ने मुझे एक उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट में बुलाया। जब वह फोन पर बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए गया तो एक युवा बार अटेंडर पास आया। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उसने मुझे बताया कि मेरा बेटा किसी फोन कॉल पर नहीं है। उसने बताया कि आकाश वास्तव में कहां था और किससे मिल रहा था। 5 मिनट बाद मैं एक बाथरूम की खिड़की से बाहर चढ़ रहा था। मेरी पुरानी हड्डियां विरोध करते हुए चिल्ला रही थीं। जो मैंने उस अंधेरी गली में देखा उसने मेरा दिल तोड़ दिया और फिर उसने मुझे एक ठंडी कठोर संकल्प से भर दिया। यहां बताने से पहले कि आगे क्या हुआ, कृपया मुझे कमेंट में बताएं कि आप मेरी कहानी कहां से सुन रहे हैं। और अगर आप मानते हैं कि किसी व्यक्ति की गरिमा के लिए लड़ना जरूरी है तो उस लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। मेरी यात्रा 2 दिन पहले शुरू हुई जब मैं पहली बार अपने बेटे के रसोई में गया। यह सबसे साफ जगह थी जो मैंने कभी देखी थी और मैं ये अच्छे तरीके से नहीं कह रहा। यह बिल्कुल निस्संक्रामक था। हर चीज या तो चमकदार सफेद थी या ठंडी ग्रे। संगमरमर की काउंटरटॉप्स जो कभी एक टुकड़ा भी नहीं देखी थीं, से लेकर चुप स्टेनलेस स्टील के रेफ्रिजरेटर तक जो एक समाधि की तरह खड़ा था। इसके सतह पर एक भी पारिवारिक फोटो नहीं थी, न ही एक भी रंगीन मैग्नेट छुट्टी से। यह एक मैगजीन के शोरूम की तरह महसूस हो रहा था, न कि एक ऐसे स्थान की तरह जहां लोग वास्तव में रहते हैं, जहां वे ऐसे भोजन बनाते हैं जो घर की महक देता है। मैं एक ऊंचे असहज स्टूल पर बैठा था, ऐसा महसूस करते हुए जैसे मेरे पुराने काम के जूते परिष्कृत फर्श पर दाग हो। मेरी बहू प्रिया एक प्लेट में सलाद सजा रही थी। यह एक आधुनिक कला का टुकड़ा लग रहा था। कुछ हरे पत्ते, कुछ एवोकेडो के टुकड़े और कुछ बीजों की छिड़काव। वह इसे खाने के लिए नहीं बना रही थी। वह अपने फोन से इसकी तस्वीरें ले रही थी, प्लेट को इस तरह और उस तरह घुमाते हुए सही रोशनी की तलाश कर रही थी। आपको पल की प्रामाणिकता को कैद करना होगा, उसने हवा से कहा। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। लोग ऑनलाइन असली चीजों की भूख रखते हैं। मैंने सोचा कि एक $20 का सलाद जिसे कोई नहीं खाने वाला, उसमें क्या असली है। मैंने अपने हाथों पर लकड़ी और स्टील के साथ 50 सालों के काम के निशानों और जख्मों पर नजर डाली। वही असली था। आकाश अंदर आया, 2 लस्सी के गिलास पकड़े हुए। उसने एक मेरे सामने रखा। यह ट्राई करो पापा, यह एक विशेष लस्सी है, उसने कहा। यह आपके द्वारा आमतौर पर पी जाने वाले सस्ते सामान की तरह नहीं है। मैंने हल्के से गिलास को हटा दिया। मेरी पत्नी अंजलि को अपने पिता की समस्याओं के बाद घर में शराब पसंद नहीं थी। आकाश को यह पता था। शायद उसने भूल गया, या फिर शायद उसे अब परवाह नहीं थी। तो पापा, कि प्रिया को अपनी पुरानी कहानियों में से एक सुनाओ, आकाश ने कहा, मृत हवा को भरने की कोशिश करते हुए। उसे बताओ कि तुमने लकड़ी की दुकान खुद कैसे बनाई थी। मैंने उसे बताना शुरू किया कि शुरुआती दिनों में हमें नए लकड़ी खरीदने की बजाय निर्माण स्थलों से बची हुई लकड़ी कैसे प्राप्त करनी पड़ी थी। मैंने उसे बताया कि एक रात जब तूफान ने छत को लगभग उड़ा दिया था, अंजलि और मैंने उसे बचाने के लिए पूरी रात बाल्टियों और तिरपालों के साथ कैसे जागते रहे। ये मेरी यादें थीं, हमारे परिवार की नींव। और फिर मेरे पुराने दोस्त हेमंत ने मुझे बिना किसी शर्त के ₹500 उधार दिए। आकाश ने तुरंत एक मजबूर हंसी के साथ कहा, पापा का मतलब है कि उन्होंने एक ठोस व्यावसायिक योजना प्रस्तुत की और एक एंजल निवेशक से प्रारंभिक फंडिंग प्राप्त की जो उनके दृष्टिकोण में विश्वास करता था। उसने प्रिया की ओर मुड़कर आंख मारी। मेरे पापा कभी कभी थोड़ा ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। मैं चुप हो गया। वह मेरी बातों को केवल फिर से नहीं कह रहा था, वह मेरे अतीत को फिर से लिख रहा था। वह गरीबी, संघर्ष, दोस्तों की दयालुता को मिटा रहा था और मेरी जिंदगी को उसके नए संसार के लिए कुछ साफ और चमकदार में बदल रहा था। मुझे खुशी है कि तुमने आखिरकार जगह बेच दी, आकाश ने विषय बदलते हुए कहा। यह एक बोझ था,
अब तुम आखिरकार आराम कर सकते हो और अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद ले सकते हो। एक बोझ? उसने मेरी पत्नी की विरासत, उस जगह को जो हमारे 40 साल की मेहनत और हंसी को समेटे हुए थी, बोझ कहा। मेरा सीना तंग हो गया। मैंने अपने बेटे को देखा, उस छोटे बच्चे को देखने की कोशिश की जो उस दुकान में दौड़ता था, जिसका बाल चूरा से भरा हुआ था। लेकिन वह चला गया। उसकी जगह एक अजनबी था जो पैसे और दिखावे की भाषा बोलता था, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। रात के खाने के बाद जब प्रिया अपस्टेयर्स गई अपनी शाम की ध्यान करने के लिए, आकाश ने मेरे सामने टेबल पर एक मोटा पेपरों का ढेर रखा। नए कागज और प्रिंटर की स्याही की तेज गंध हवा में फैल गई। ये क्या है? मैंने पूछा। बस कुछ निवेश के कागजात पापा, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी बहुत चिकनी थी। मैंने अपने वित्तीय सलाहकार से बात की। उनके पास सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक शानदार पोर्टफोलियो है। शून्य जोखिम, स्थिर लाभ। यह सुनिश्चित करेगा कि आप जीवन भर के लिए सुरक्षित रहें, बिना किसी चिंता के। उसने एक महंगा दिखने वाला पेन निकाला और ढेर को अंतिम पृष्ठ पर पलटते हुए मेरे मुद्रित नाम के बगल में एक खाली लाइन पर अंगुली से टैप किया। आपको बस यहां साइन करना है, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने दस्तावेजों पर नजर डाली। उनमें लगभग 30 पृष्ठ थे, जो छोटे अक्षरों और कानूनी शब्दों से भरे हुए थे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। पहले मैं इसे पढ़ लूं, मैंने कहा, ढेर की ओर बढ़ते हुए। आकाश के चेहरे पर अनॉयंस का एक झलक आया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। पापा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत जटिल है। मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है। यह आपके लिए अच्छा है, मैं वादा करता हूं। बेटे, मैंने कहा, और मेरी आवाज धीमी और स्थिर थी। मैंने 70 सालों में बिना पढ़े एक भी चीज पर हस्ताक्षर नहीं किया। मैं अब ऐसा नहीं करने वाला। कमरे में एक नई तरह की चुप्पी छा गई। अब यह सिर्फ अजीब नहीं थी, बल्कि भारी भी थी। मैंने उसकी अधीरता और निराशा को महसूस किया, जो उसके भीतर से लहरों की तरह बह रही थी। वह कुछ छिपा रहा था। एक ईमानदार आदमी कभी जल्दी में नहीं होता। उसने लंबी निराशा भरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा खड़े होकर, लेकिन ज्यादा समय मत लो। अच्छे मौके हमेशा नहीं मिलते। वह पलटा और कमरे से बाहर चला गया। मुझे कागजों और पेट में उभर रही एक ठंडी घबराहट के साथ अकेला छोड़ दिया। तनाव को कम करने के लिए, या जैसा उसने कहा, आकाश मुझे सड़क पर एक उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट में ले गया। यह असली रेस्टोरेंट नहीं था, जैसे कि मैं जानता था, जहां फर्श पर लकड़ी की चूरा बिछी होती थी और बारटेंडर आपका नाम जानता था। यह जगह अंधेरी और चिकनी थी, जिसमें धीमी धुन बज रही थी, जो दिल की धड़कन की तरह सुनाई दे रही थी। वहां की हवा महंगे परफ्यूम और व्हिस्की की महक से भरी हुई थी, जो एक गिलास में इतनी महंगी थी जितनी मैं एक दिन में कमाता था। युवा लोग हर जगह थे, सभी तेज कपड़ों में। उनके चेहरे अपने फोन की नीली रोशनी से जगमगा रहे थे। वे जोर से नहीं हंसते थे। वे अपनी बातचीत में फुसफुसाते थे, जो स्टॉक की कीमतों और वीकेंड की यात्राओं के बारे में रहस्यमय लगते थे, जिनकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक और समय का भूत हूं, एक काले और सफेद तस्वीर, एक चमकीले डिजिटल रंगों की दुनिया में। मैंने एक युवा आदमी को देखा, जो आकाश की उम्र का था जब उसने कॉलेज के लिए छोड़ा था। अपने कलाई पर एक घड़ी दिखा रहा था। वह घड़ी शायद मेरे पहले घर की डाउन पेमेंट से भी ज्यादा महंगी थी। आकाश ने मेरे लिए एक विशेष क्रैनबेरी जूस ऑर्डर किया, जिसमें कुछ हरा डाल दिया। उसने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। उसने सिर्फ अनुमान लगाया। वह बार बार अपने फोन की ओर देख रहा था। उसकी अंगुली स्क्रीन पर नर्वस तरीके से स्वाइप कर रही थी। वह वास्तव में मेरे साथ नहीं था। उसका मन हजारों मील दूर था। लगभग 5 मिनट की इस तनावपूर्ण चुप्पी के बाद उसके फोन ने बजना शुरू किया। उसने उसे राहत से देखा, जो लगभग अपमानजनक था। अरे, ये तो, उसने कहा खड़े होकर, यह काम है। एक बड़े ग्राहक का कॉल है, मुझे इसे लेना है, यह महत्वपूर्ण है। उसने मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। उसने बस मेरे कंधे को ऐसे दबाया जैसे वह डिस्कनेक्टेड हो, और दरवाजे की ओर जल्दी से बढ़ गया। मैं तुरंत वापस आऊंगा, उसने अपनी पीठ से कहा। लेकिन मुझे पता था कि वह नहीं आएगा।
मैं पॉलिश किए गए बार पर अकेला रह गया, 70 वर्षीय आदमी एक चेक शर्ट में, एक ऐसी दुनिया में जो मेरी नहीं थी, अपने बेटे द्वारा छोड़ा हुआ। विशेष जूस मेरे मुंह में कड़वा लग रहा था। मैं वहां लंबे समय तक बैठा रहा, अपने गिलास में बर्फ को पिघलते हुए देखते हुए। संगीत की धीमी धुन और बातचीत की फुसफुसाहट फीकी पड़ गई। मुझे अपने पास एक उपस्थिति महसूस हुई और मैंने मुड़कर बारटेंडर को देखा। वह एक युवा आदमी था, शायद 25 का, जिसकी आंखों में तीव्रता थी। वह काउंटर को साफ कपड़े से पोंछ रहा था, लेकिन वह काउंटर की ओर नहीं देख रहा था, वह मुझ पर देख रहा था। क्षमा करें सर, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और सम्मानजनक थी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आप ईशाया होलोवे हैं? मैं चौंक गया। इस इलाके में कोई भी मेरा नाम नहीं जानता था। मैं सिर्फ आकाश का पुराना पिता था, एक ऐसी विरासत जिसे वह दफनाने की कोशिश कर रहा था। हां, मैंने कहा। मेरी आवाज सतर्क थी। आपको मेरा नाम कैसे पता? युवक ने अपना कपड़ा नीचे रखा। वह थोड़ा करीब आया और जो पेशेवर मुस्कान उसने बाकी ग्राहकों को दी थी, वह गायब हो गई। उसकी जगह एक सच्ची मुस्कान आ गई। मेरा नाम लियो है, उसने कहा। मेरी मां मारिया हैं। वह सालों पहले 18 स्ट्रीट पर लॉन्ड्रोमैट में काम करती थीं। आप और आपकी पत्नी श्रीमती अंजलि होलोवे हर शनिवार वहां आते थे। इस ठंडी अपरिचित जगह में मेरी पत्नी का नाम सुनकर मेरे सीने में अचानक एक गर्माहट फैल गई। अंजलि, मुझे उसे खोए हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन कभी कभी दुहक अभी भी टूटे कांच जितना तेज होता था। मैं आपकी मां को याद करता हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज नरम हो गई। वह एक अच्छी महिला थी। वह कैसी हैं? लियो ने इस बार सच्ची मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह अच्छी हैं। वह अब रिटायर हो गई हैं। वह अभी भी श्रीमती होलोवे के बारे में हर समय बात करती हैं। उसने रुककर और गंभीरता से कहा। मैं सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन मुझे याद है कि एक सर्दी में मुझे बुरी तरह न्यूमोनिया हो गया था। मेरी मां दवा नहीं खरीद सकती थीं और अगर वह छुट्टी लेती तो अपनी नौकरी खोने का डर था। आपकी पत्नी? उसने किसी तरह से पता लगा लिया। एक दिन वो हमारे अपार्टमेंट में एक बैग लेकर आई जिसमें सामान और दवा थी। उसने मेरी मां से कहा कि वह एक हफ्ते तक काम की चिंता न करें। उसने बस मदद की। उसने कभी कुछ नहीं मांगा। उसने कभी किसी को नहीं बताया। वह काउंटर पर देख रहा था, फिर मेरी तरफ देखा। मेरी मां ने कभी उसे नहीं भुलाया। मैंने भी उसे नहीं भुलाया। अंजलि वह सच में एक अच्छी इंसान थी। जब मैंने हेमंत को अंजलि के बारे में इतना आदर और आभार व्यक्त करते सुना, तो ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में लंबे सफर के बाद ठंडी पानी की प्याली मिली हो। यह मुझे उस दुनिया की याद दिलाता था जो आकाश ने छोड़ दी थी। एक ऐसी दुनिया जहां दयालुता लेन देन नहीं थी, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। यही वो दुनिया थी जिसमें अंजलि और मैंने अपना जीवन बनाया। दिन में पहली बार मुझे भूत की तरह महसूस नहीं हुआ। मुझे फिर से ईशाया होलोवे जैसा महसूस हुआ। मुझे अंजलि के पति की तरह महसूस हुआ। मैं उस याद की गर्मी में खोया हुआ था जब हेमंत का व्यवहार अचानक बदल गया। उसकी आंखों में दोस्ताना रोशनी गायब हो गई और उसकी जगह एक तेज ज्वलंत ध्यान आ गया। उसने जल्दी से अपने कंधे के ऊपर देखा, जैसे गुप्तचर खोज रहा हो। जिस आराम से वह एक गिलास को घिस रहा था, वह तनावपूर्ण हो गया। उसकी हरकतें अचानक संक्षिप्त और निश्चित हो गईं। उसने गिलास को ऐसी आवाज में रखा जैसे वो एक बंदूक की गोली हो। फिर उसने कुछ किया जिसने मुझे चौंका दिया। उसने बार के पार बढ़कर मेरी बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ कठोर नहीं थी, लेकिन यह दृढ़ थी, जिसने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया। मेरी बात सुनो, ईशायाह होलोवे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे संगीत के ऊपर सुनने के लिए झुकना पड़ा। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। मैं सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मेरा दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा बेटा आकाश? वह व्यापारिक कॉल पर नहीं है, हेमंत ने कहा। उसके शब्द तेजी से निकल रहे थे। वह किसी ग्राहक से बात नहीं कर रहा। यह वाक्य हवा में लटक गया, भ्रमित कर देने वाला। मैंने पूछने की कोशिश की कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली, मुझे चुप करा दिया। वह गली में है, पीछे, हेमंत ने कहा।
उसकी आंखें एक दरवाजे की तरफ देख रही थीं जो स्टाफ केवल लिखा था। वह एक आदमी के साथ है जो सूट पहने हुए है, ऐसा आदमी जो चीजें तोड़ने के लिए जाना जाता है। मैंने उन्हें पहले देखा है। यह इस महीने की तीसरी बार है। मेरे मस्तिष्क ने समझने की कोशिश की। एक गली, सूट में एक आदमी, इससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर हेमंत ने अंतिम वार किया। वे निवेश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ईशायाह होलोवे। मैंने उन्हें पिछले हफ्ते सुना था। वे तेज थे। वे तुम्हारे घर, तुम्हारे बेटे को बेचने के बारे में बात कर रहे हैं। वह डरा हुआ लग रहा था। दुनिया ने अपने ध्रुव पर झुकना शुरू कर दिया। अंजलि की याद की गर्मी उड़ गई। एक ठंडी हवा ने मुझे जकड़ लिया। कागजी कार्रवाई, मुझे साइन करने के लिए जल्दी। जब मैंने कहा कि मैं इसे पढ़ना चाहता हूं, आकाश की निराशा, सब कुछ मेरे मस्तिष्क में एक भद्दी तस्वीर बना दिया। मेरा बेटा मेरी मदद नहीं कर रहा था, वह मुझसे कुछ लेने की कोशिश कर रहा था। रेस्टोरेंट का हल्का शोर गायब हो गया जब तक कि मैं केवल अपने दिल की तेज धड़कन सुनने लगा। मैंने हेमंत की तरफ देखा और उसने मेरी आंखों में समझ देखा। उसने मेरी बांह को एक आखिरी बार कसकर पकड़ लिया और फिर छोड़ दिया। कपड़ा उठाया और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सब कुछ हुआ था। सब कुछ बदल गया था। मेरा मस्तिष्क एक तूफान था, लेकिन मेरे शरीर को पता था कि क्या करना है। मैं वहां वापस नहीं जा सकता। आकाश मेरे चेहरे पर सत्य देखेगा, विश्वासघात जो एक शारीरिक घाव की तरह महसूस हो रहा था। मैंने उठकर बार पर अनटच्ड जूस छोड़ दिया और शौचालय की तरफ स्टेडी गेट से बढ़ा। मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। मैंने ठोकर नहीं खाई। मैंने पीछे नहीं देखा। कमरा छोटा था और शुक्र है कि खाली था। वहां एक स्टॉल, एक सिंक और एक पीछे की दीवार पर ऊंचाई पर एक छोटी सी फ्रॉस्टेड ग्लास की खिड़की थी। यह खिड़की वेंटिलेशन के लिए थी, न कि भागने के लिए। लेकिन आज रात यह मेरा एकमात्र रास्ता था। मेरा दिल मेरे पसलियों से टकरा रहा था, लेकिन मेरा मस्तिष्क अजीब तरह से शांत था। वह बूढ़ा आदमी जो इस रेस्टोरेंट में आया था, अब चला गया था। यहां अब एक अलग आदमी था। एक ऐसा आदमी जो ठंडी, जलती हुई नाराजगी से भरा हुआ था। मैंने खिड़की के नीचे भारी कचरे की बाल्टी खींची। इसका गंदा गंध था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं उस पर चढ़ गया। मेरे घुटने विरोध में चिल्ला रहे थे। LHE जंग और पेंट से सख्त हो गया था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं इसे खोल नहीं पाऊंगा। मैंने अपने पूरे वजन को उस पर डाला, मेरी उंगलियां वो फ्रेम से खुरचती हुई। ये एक दर्दनाक चीख के साथ खुल गया। ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे पर लगी। मैंने खुद को खींचा। मेरे मांसपेशियां खींच रही थीं। मेरे जोड़ों से हर कराह एक विरोध थी, लेकिन मेरे पेट में आग दर्द से ज्यादा मजबूत थी। एक पल के लिए मैं आधा अंदर और आधा बाहर फंसा रहा, किसी के देखने के लिए एक हास्यास्पद दृश्य। फिर मैंने धक्का दिया और बाहर गिर गया, गली की गीली सड़क पर गिरते हुए। मैं एक सेकंड के लिए वहीं लेटा रहा। सदमे ने मेरी हड्डियों को झकझोर दिया, फिर खड़ा हो गया। मुझे पता करना था। मुझे इसे अपनी आंखों से देखना था। अगली सुबह मैं सबसे पहले उठ गया, पर मैं बिस्तर से नहीं निकला। जब आकाश ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने जवाब देने से पहले एक लंबा पल इंतजार किया, और जब मैंने उत्तर दिया तो मैंने अपनी आवाज़ों को कमजोर और पतली बनाने की कोशिश की। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा बेटे, मैंने कहा, खांसी को मजबूर करते हुए। सोचता हूं आज थोड़ा आराम करूंगा। मेरी पुरानी हड्डियां कह रही हैं कि थोड़ा धीमा चलूं। दरवाजे के पार मैंने उसे रुकते हुए सुना। मैं लगभग उसके दिमाग में घूमती हुई गियर सुन सकता था। फिर उसकी आवाज आई, जिसमें एक नकली चिंता थी जो पुरानी पेंट की तरह पतली थी। ओह बिल्कुल पिताजी, आप बस बिस्तर पर रहिए। प्रिया और मैं आपको नाश्ता लाएंगे। मुझे उनका नाश्ता नहीं चाहिए था। मुझे उनकी चिंता नहीं चाहिए थी। मुझे तो बस यह चाहिए था कि वे घर से चले जाएं ताकि मैं सोच सकूं। 1 घंटे बाद प्रिया ट्रे लेकर आई। उसमें एक छोटी कटोरी ओटमील और एक गिलास संतरे का जूस था। हम आपके लिए बहुत चिंतित हैं हिके, उसने कहा। उसकी आवाज कृत्रिम मिठास से भरी थी। आपकी उम्र में अपने शरीर की सुनना महत्वपूर्ण है। मेरी उम्र में? ये शब्द
सहानुभूतिपूर्ण लगने के लिए कहे गए थे, लेकिन अब मैं उन्हें सुन रहा था जैसे वे मुझे कमजोर, असहाय, शायद थोड़ा बुजुर्ग बता रहे थे। मैंने अपनी भूमिका निभाई। मैंने ओटमील के कुछ छोटे टुकड़े लिए और उसे बताया कि यह बहुत स्वादिष्ट है, भले ही इसका स्वाद दीवार के पेस्ट जैसा था। आकाश दरवाजे पर आया, पहले से ही एक सूट में जो शायद 70,000 रुपये का था। बस आज आराम करो पिताजी, उसने कहा। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, खासकर उन जटिल कागजात की। मैंने कहा था कि मैं सब संभाल लूंगा। उसने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें तेज और विश्लेषणात्मक थीं। वह मुझे देख रहा था, मेरी प्रतिक्रिया को माप रहा था। जो भी शब्द उसने अब कहे, उनमें डबल अर्थ था। आराम करो का मतलब था कि शक मत करो, चिंता मत करो का मतलब था कि ज्यादा मत सोचो, और मैं सब संभाल लूंगा एक धमकी थी। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया, अपने कटोरे पर देखते हुए। धन्यवाद बेटे, मैंने मरमड़ किया। मैं भाग्यशाली हूं कि तुम मेरे लिए देखभाल कर रहे हो। यह झूठ मेरी जीभ पर जहर की तरह महसूस हुआ, लेकिन मैंने उसे निगल लिया। मुझे ऐसा करना पड़ा। यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं जान पाता कि यह विश्वासघात कितना गहरा था। जैसे ही मैंने सामने का दरवाजा बंद होते सुना, मेरा अभिनय खत्म हो गया। मैं अब एक थका हुआ बूढ़ा आदमी नहीं था। मैं एक शिकारी था और मेरा शिकार घर से बाहर चला गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरा मन स्पष्ट था। मेरे पास एक ही व्यक्ति था जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। मैंने अपना पुराना टैबलेट ढूंढा, जो आकाश ने मुझे 2 साल पहले क्रिसमस पर दिया था, यह कहकर कि इससे मैं जुड़े रहूंगा। मैंने इसे मुश्किल से इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे कॉल करना आता था। मैंने उसके नंबर को अपने संपर्कों में पाया और बटन दबाया। फोन 2 बार बजने के बाद उसने उठाया। उसकी आवाज वैसी ही थी जैसी मैंने याद की थी, मजबूत, तेज और बेतुकी बातें बर्दाश्त न करने वाली। इम्मानी वेंस बोल रही हूं। इम्मानी, मैंने कहा। मेरी आवाज खुरदरी सुनाई दी। या इके इके होलोवे। दूसरी तरफ एक संक्षिप्त विराम था और फिर उसका स्वर तुरंत गर्म हो गया। इके। भगवान, बहुत समय हो गया। तुम कैसे हो, बूढ़े आदमी? हम अंजलि के अंतिम संस्कार के बाद से नहीं बोले थे। इम्मानी और मेरी पत्नी दशकों से दोस्त थीं जब वे दोनों युवा महिलाएं हमारे पड़ोस में सामुदायिक परियोजनाओं के लिए लड़ रही थीं। इम्मानी एक वकील बन गई, एक सख्त एक, लेकिन उसने कभी नहीं भुलाया कि वह कहां से आई थी। मैं संभल रहा हूं इम्मानी, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। यह आकाश के बारे में है। उसकी आवाज में गर्मी व्यावसायिक ध्यान से बदल गई। उसने क्या किया? मैंने गहरी सांस ली। वह चाहता है कि मैं कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करूं। वह उन्हें निवेश कागजात कहता है। कहता है कि यह मेरी रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए है। मैंने रात की मेज पर रखी मोटी फाइल को देखा। ये एक सर्प की तरह लिपटी हुई प्रतीत हो रही थी और इंतजार कर रही थी। लेकिन वह जल्दी में है, इम्मानी, सच में जल्दी। और कुछ सही नहीं लग रहा है। मैंने उसे पब, गली या लियो के बारे में नहीं बताया, अभी नहीं। मुझे पहले तथ्यों की जरूरत थी। इम्मानी कुछ पल के लिए चुप रही, सोचते हुए। उसे मुझसे पता था। वह जानती थी कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं जो बिना वजह घबराए। ठीक है विके, उसने कहा। अब उसकी आवाज पूरी तरह से व्यावसायिक थी। आप एक भी चीज पर हस्ताक्षर मत करना। क्या तुम सुन रहे हो? नहीं एक नैपकिन पर अपना नाम। क्या तुम वो कागजात मुझे भेज सकते हो? कैसे? मैंने पूछा। मैं यहां से बाहर जाकर उन्हें पोस्ट नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे बेटे ने तुम्हें उस टैबलेट का इस्तेमाल करने दिया जो मैंने कहा था? उसने पूछा। हां, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, उस चीज का कैमरा तुम्हारे सोचने से बेहतर है। मैं तुम्हें अपना निजी ईमेल पता भेजने वाली हूं। मैं चाहती हूं कि तुम उस दस्तावेज के हर एक पन्ने की एक स्पष्ट तस्वीर लो। हर पन्ना। इक्के, सुनिश्चित करो कि कोने सपाट हैं और रोशनी अच्छी है। फिर उन्हें मुझे ईमेल करो। क्या तुम यह कर सकते हो? यह जटिल लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता ने मुझे ताकत दी। यह कुछ ऐसा था जो मैं कर सकता था, एक ठोस कार्रवाई। मैं ये कर सकता हूं, मैंने कहा। अच्छा आदमी, उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे इसे भेज दो।
मैं अपनी अनुसूची साफ कर दूंगी। और इक्के, सावधान रहना। अगर तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें कुछ बता रहा है, गलत है, तुम इसे सुनते हो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान 70 साल से सही है। हमने फोन रख दिया और एक पल बाद मेरे स्क्रीन पर उसका ईमेल पता दिखाई दिया। मैंने कागजों का ढेर उठाया और आश्चर्यजनक रूप से स्थिर हाथों से मैंने अपना काम शुरू किया। एक एक करके मैंने हर पन्ने को बिस्तर की चादर पर सपाट रखा। बिस्तर के पास की लैंप की रोशनी में तस्वीरें लीं। पूरे समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बेटे के घर में एक जासूस हूं। और यह विचार निगलना मुश्किल था, लेकिन मैं चलता रहा। यह अब सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, ये उस घर की रक्षा करने के बारे में था जो अंजलि और मैंने बनाया था, वह विरासत जो हमें छोड़नी थी। जब मैंने आखिरी तस्वीर भेजी तो घर की चुप्पी मुझ पर गिर पड़ी। यह अब एक अलग तरह की चुप्पी थी। पहले यह अजीब थी, अब यह रहस्यों से भरी हुई थी। अम्मानी का कॉल आने का इंतजार करना सबसे कठिन हिस्सा था। मैं उस मेहमान के कमरे में दीवारों को घूरते हुए नहीं बैठ सकता था। मुझे कुछ करना था। मैं पानी का एक गिलास लेने रसोई में गया। मेरी नंगे पैर ठंडी चमकती फर्श पर चुपचाप चल रही थी। मैंने एक दराज खोली, एक साधारण गिलास ढूंढने के लिए, न कि उन नाजुक वाइन के गिलासों में से। यह एक कबाड़ की दराज थी। हर घर में होती है, लेकिन उनकी दराज व्यवस्थित थी। बैटरियों, रबर बैंड, टेकआउट मेन्यू से भरी हुई थी और इसके नीचे एक मोटे रबर बैंड से बंधी हुई लिफाफों की एक ढेर थी। मैंने उन्हें उठाने से पहले केवल 1 सेकंड के लिए संकोच किया। यह बेकार का मेल नहीं था। ये क्रेडिट कार्ड कंपनियों, एक कार डीलरशिप और एक निजी आहरण समूह से थे जिसे मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने सावधानी से सबसे ऊपर वाला लिफाफा बाहर निकाला। शब्द चमकीले लाल स्याही में थे। अंतिम सूचना। मेरा खून ठंडा हो गया। मैंने एक और निकाला। देय हैं, एक और, तत्काल भुगतान आवश्यक है। यह शर्म का एक ढेर था। उधार की गई जिंदगी और उधार के समय का एक सबूत। यह परफेक्ट घर एक घर नहीं था, यह एक मंच था और सभी प्रॉप्स फर्जी थे। मैंने पत्रों को ठीक उसी तरह वापस रखा जैसे मैंने उन्हें पाया था और दराज बंद कर दी। मेरी आंखें लिविंग रूम में घूम गईं, लेकिन अब मैं इसे अलग तरीके से देख रहा था। मैंने दीवार पर एक बड़ा रंगीन चित्र देखा। दूर से यह प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि यह वास्तव में एक चित्र नहीं था। यह एक प्रिंट था जिसे ऑनलाइन खरीदा गया था, एक फ्रेम पर खींचा गया था ताकि यह असली चीज की तरह दिखे। इसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। मैं उस किताबों की अलमारी के पास गया जहां प्रिया ने अपनी महंगी दिखने वाली हैंडबैग को एक कला के टुकड़े की तरह प्रदर्शित किया था। मैंने इसे उठाया। मैंने अपने पूरे जीवन में अपने हाथों से काम किया है। मुझे गुणवत्ता वाले सामग्रियों का एहसास है। मुझे असली चमड़े का वजन और गंध पता है। यह नहीं था। यह पतला, प्लास्टिक जैसा और निर्जीव लग रहा था। यह एक सस्ती नकल थी, एक झूठ जिसे उन लोगों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था जो बेहतर नहीं जानते थे। मैंने आकाश की महंगी घड़ी देखी जो उसके छोटे ऑफिस में उसके डेस्क पर थी। मैंने इसे उठाया। यह हल्की थी, बहुत हल्की। यह खिलौने जैसी लग रही थी। दीवारों पर कला से लेकर उसकी कलाई पर घड़ी तक सब कुछ एक सावधानी से निर्मित भ्रांति थी। मेरा बेटा सिर्फ थोड़ी परेशानी में नहीं था, वह डूब रहा था। वह और उसकी पत्नी एक ताश के घर में रह रहे थे और वे मेरे अपने घर को, जो हमारे पास बचा हुआ एकमात्र असली चीज था, उनके साथ गिराने वाले थे। तभी मेरा टैबलेट रसोई काउंटर पर वाइब्रेट हुआ। वह अम्मानी थी। मेरा दिल मेरे गले में आ गया। इंतजार का समय खत्म हो गया था। उत्तरों का समय आ गया था। मैंने पहले बज पर टैबलेट उठाया। मेरी अपनी परछाई अंधेरे स्क्रीन पर मुझे देख रही थी। एक थका हुआ बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में डर था। मैंने स्क्रीन को स्वाइप किया और इसे अपने कान पर रखा। अम्मानी इक्के, उसने कहा। उसकी आवाज सपाट थी। हमारे पहले कॉल की सारी गर्मी चली गई थी। इसे कुछ ठंडा और कठोर से बदल दिया गया था, जैसे इस्पात। मैंने हर पन्ना पढ़ा है इक्के, मैंने इसे 2 बार पढ़ा है। मैंने अपनी सांस रोकी। मैं उसके छोर पर कागजों की सरसराहट सुन सकता था। वाह बेटा, एक झूठा है, उसने कहा।
और उसके शब्दों में कोई दया नहीं थी, केवल एक बर्बर ठंडी ईमानदारी। ये निवेश दस्तावेज नहीं है, रिटायर होने के लिए कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई फंड नहीं है। यह सब झूठ है, एक पूर्ण और संपूर्ण निर्माण। जमीन जैसे मेरे नीचे से खिसक गई। मुझे किचन काउंटर के किनारे को पकड़ना पड़ा। क्या? तो ये क्या है? मैंने हकलाते हुए कहा। यह एक क्विट क्लेम डीड है। एके, उसने कहा, और उसने शब्द को धीरे धीरे सटीकता से बोला, जैसे कोई जज मृत्यु की सजा दे रहा हो। क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? नहीं, मैंने फुसफुसाया। इसका मतलब है कि आप अपनी संपत्ति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। आप अपना घर, वह घर जिसे आपने और अंजलि ने अपने जीवन में डाला है, आकाश को स्वेच्छा से वॉन्ड हॉलैंड्स के लिए दे रहे हैं। यह पन्ना 17 पर एक पैराग्राफ में दफन है, जो इतनी कानूनी जार्गन से भरा है कि यह आपकी आंखों को चकाचौंध करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक चाल है, एक जाल। यह किताब में सबसे पुरानी, सबसे क्रूर चाल है। मैं बोल नहीं सका। मेरी गला सूख गया। मेरे फेफड़े खाली लग रहे थे। मेरा घर, अंजलि का बगीचा, वो झूला जहां हम गर्मियों की रातों में बैठे रहते थे, दीवारें जिन्होंने हमारी हंसी और हमारे आंसुओं को सहा है, वो सब कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। एक बार जब तुम इस पर हस्ताक्षर करोगे ईशाया, सब खत्म। अम्मानी की आवाज मेरे सिर में घूमते धुंध को चीर गई। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तुम उसकी इच्छानुसार सब कुछ उसे दे रहे हो। तुम्हारे पास कोई घर नहीं होगा, कोई संपत्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं। वो तुम्हें अगले दिन सड़क पर फेंक सकता है और मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। वो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो इसे चुराने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने लिए खर्च कर सके। मैं एक ठंडी, कठोर रसोई की कुर्सी पर बैठ गई। सुंदर, साफ सुथरा कमरा मेरे चारों ओर घूमने लगा। मैंने आकाश को याद किया जब वो छोटा था और अपनी साइकिल से गिरने के बाद मेरी बाहों में रो रहा था। मैंने उसके कॉलेज के स्नातक समारोह पर गर्व महसूस करने के पल को याद किया। मैंने उन सभी बलिदानों के बारे में सोचा जो अंजलि और मैंने उसके लिए किए, जितना प्रेम हमने उसमें डाला, और यह था कि वो हमें कैसे चुका रहा था। यही उसकी कृतज्ञता थी। सदमा इतना गहरा था कि यह दुख और दिल टूटने से भी परे चला गया। ये मेरे हड्डियों में गहराई तक बैठ गया, एक ठंडी, भारी खामोशी के रूप में। वह खामोशी जो तूफान से पहले आती है। अम्मानी अभी भी बात कर रही थी, मुझे कानूनी विकल्पों के बारे में बता रही थी कि हम अगला कदम क्या उठा सकते हैं। लेकिन मैं सच में अब सुन नहीं रही थी। मैं टैबलेट की काली स्क्रीन में अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। पुराने आदमी की आंखों में डर चला गया था। उसे कुछ और, कुछ कठोर, कुछ निष्ठुर ने बदल दिया था। तूफान आ गया था। जब वे उस शाम घर लौटे तो मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हुआ। ये एक जोरदार लड़ाई से नहीं, बल्कि चुपके चुपके छोटे हमलों से शुरू हुआ, जो मुझे अपने ही दिमाग पर शक करने के लिए मजबूर कर रहे थे। मैं लिविंग रूम में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी जब आकाश अंदर आया। नमस्ते पापा, बस आपको बताना चाहता था कि मैंने आपकी चाबियां दरवाजे के पास के सिरेमिक बर्तन में रख दी हैं, उसने सामान्य स्वर में कहा। इससे आपको हमेशा पता रहेगा कि वे कहां हैं। नहीं चाहूंगा कि आप उन्हें गुम करें। मैंने उन्हें गुम नहीं किया था। वे मेरे कुर्सी के पास की छोटी मेज पर थीं, जहां मैं हमेशा उन्हें रखता था। उसने उन्हें हटा दिया था। ये एक छोटी सी बात थी। मेरे माहौल में एक मामूली परिवर्तन था, लेकिन यह एक संदेश था। मैं यहां नियंत्रण में हूं, तुम नहीं। अगले दिन यह बढ़ गया। नाश्ते में मैंने कहा कि मुझे अपने पुराने पड़ोसी जॉर्ज को फोन करना है, उसकी पत्नी के बारे में पूछने के लिए। प्रिया ने आकाश की तरफ एक गहरी चिंता से भरी नजर डाली। ईशाया, प्रिय, उसने कहा। उसकी आवाज में दया की बू थी। क्या तुम नहीं याद रखते कि आकाश ने तुम्हें कल बताया था? जॉर्ज की पत्नी 6 महीने पहले गुजर गई। हम तुम पर इस खबर का असर देखकर चिंतित थे। मैंने उन पर घूरा। मैंने पिछले हफ्ते जॉर्ज से बात की थी। उसकी पत्नी मार्था ठीक थी। उसने तो स्थानीय बेकिंग प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीता था, लेकिन वे दोनों मुझ पर इतनी सहानुभूति और नरमी से देख रहे थे कि एक क्षण के लिए
एक भयानक चक्करदार संदेह की लहर मुझ पर छा गई। क्या मैंने फोन कॉल की कल्पना की थी? क्या मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा था? मैंने आकाश की आंखों में विजय की एक झलक देखी, लेकिन उसने इसे एक आह के साथ छिपा दिया। कोई बात नहीं पापा, उसने कहा, मेरा हाथ थपथपाते हुए। याददाश्त कभी कभी मुश्किल हो जाती है। हम तुम्हारे लिए यहां हैं। वे मेरे दिमाग के चारों ओर एक पिंजरा बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी सलाखें मेरी खुद की आत्मसंदेह से बनी थीं। उन्होंने चीजें छिपाना शुरू कर दिया। मेरी पढ़ने वाली चश्मा रात की मेज से गायब हो जाती और फ्रिज के अंदर मिलती। मेरा बटुआ मेरी जैकेट की जेब से गायब रहता। केवल प्रिया उसे चीनी के बर्तन में ढूंढ लेती। हर बार वे चिंतित नजरें एक दूसरे पर डालते और मुझे एक बच्चे की तरह देखते, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि सबसे क्रूर हमला प्रिया के फोन से आया। उस शाम मैंने उसे तेजी से टाइप करते देखा। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। कुछ घंटों बाद मेरे टैबलेट पर एक नोटिफिकेशन आया। मेरे पुराने पड़ोस से एक दोस्त ने प्रिया के सार्वजनिक पृष्ठ से एक पोस्ट साझा की थी। उसमें मेरा एक चित्र था, जो उस सुबह का था जब मैं देख नहीं रहा था। मैं खिड़की के पास बैठा था और रोशनी ने मुझे इस तरह पकड़ लिया कि मैं थका हुआ, खोया हुआ नजर आ रहा था। उसके नीचे का कैप्शन चुपके से क्रूरता का एक उत्कृष्ट नमूना था। यह परिवार के लिए सबसे कठिन यात्रा में से एक है, उसने लिखा। एक माता पिता की देखभाल करना जो धीरे धीरे मिट रहा है। कुछ दिन दूसरों से स्पष्ट होते हैं। हम हर स्पष्ट पल, हर याद को संजोते हैं जो वह अभी भी पकड़े हुए है। देखना दिल तोड़ने वाला है कि जो आदमी कभी इतना मजबूत था, वह सबसे सरल चीजों से भ्रमित हो रहा है, लेकिन हम इसे प्रेम और धैर्य के साथ सामना कर रहे हैं। इस कठिन समय में मेरे अद्भुत पति के लिए बहुत आभारी हूं, जो एक चट्टान की तरह हैं। उसने इसे कई हैशटैग के साथ समाप्त किया। बुजुर्ग देखभाल, नई नींद परिवार यात्रा, नई बार डिमेंशिया जागरूकता, लन अपने पापा से प्यार, अनिंग में नींग मजबूत बने रहना। वह एक सार्वजनिक कहानी बना रही थी। वह दुनिया को बता रही थी कि ईशायाह होलोवे अपनी मानसिक स्थिति खो रहा है। वह एक कहानी बना रही थी जो किसी को भी, यहां तक कि एक न्यायाधीश को भी, मेरी क्षमता पर संदेह करने पर मजबूर कर देगी। मेरी किसी भी विरोध को उस भ्रम के लक्षण की तरह ही देखा जाएगा जो वह बता रही थी। मैंने पोस्ट पढ़ी और एक ऐसी ठंडी और शुद्ध नाराजगी ने मुझे भर दिया जिसने मेरी बाकी की उदासी को जलाकर राख कर दिया। वे सिर्फ मेरा घर चुराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे मेरी पहचान चुराने की कोशिश कर रहे थे। वे मुझे मिटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं अपने जाने से पहले ही एक कमजोर बूढ़े आदमी में बदल जाऊं। मैंने टैबलेट बंद कर दिया। मैंने कमरे में देखा जहां वे टीवी देख रहे थे, एक आदर्श और देखभाल करने वाले परिवार की तरह। मैंने अपने चेहरे पर थोड़ी भ्रमित और खाली सी अभिव्यक्ति बना ली। अगर वे चाहते थे कि मैं एक भूला हुआ बूढ़ा आदमी बन जाऊं, तो मैं वही बनूंगा। मैं उनके खेल में शामिल हो जाऊंगा। मैं सबसे बेहतरीन भ्रमित बूढ़े आदमी बनूंगा जो उन्होंने कभी देखा होगा, और अपनी बनाई हुई पिंजरे के अंदर से मैं उनके पूरे संसार को तोड़ने का तरीका ढूंढूंगा। मैं उनके नैरेटिव में झुक गया। मैंने उस भूमिका को अपनाया जो उन्होंने मेरे लिए लिखी थी। अगले दिन मैं नीचे आया और प्रिया से पूछा, आज कौन सा दिन है? बुधवार है, ईशाया, उसने धैर्यपूर्वक कहा, जैसे किसी छोटे बच्चे से बात कर रही हो। मैंने सिर हिलाया, अपने लिए एक कप कॉफी डाली और मेज पर बैठ गया। 5 मिनट बाद मैंने अपने कप से ऊपर देखा और आकाश से पूछा, आज कौन सा दिन है? उसने और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। वह एक साझा जीत का संकेत था। उनके विचार के अनुसार मेरा दिमाग धुंधला हो रहा था। बुधवार है पिताजी, आकाश ने कहा। उसकी आवाज धीमी और कोमल थी, जैसा प्रिया ने बताया। मैंने मेज की ओर देखा, भ्रमित होने का नाटक करते हुए। ओह सही, बिल्कुल। अंदर से मैं एक कुंडलित वसंत की तरह था। हर उपेक्षापूर्ण शब्द, हर दयनीय नजर ईंधन थी। उन्होंने सोचा कि वे एक पिंजरा बना रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में मुझे एक चाबी दे रहे थे। एक भूला हुआ बूढ़ा आदमी अदृश्य होता है, वह हानिरहित होता है,
वह ऐसा कोई है जिसका आप सामने खुलकर बात कर सकते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि वह समझ नहीं पाएगा या याद नहीं रखेगा। और इस तरह मैं अदृश्य हो गया। मैं अपने आप से बातें करने लगा, बस धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए। मैं एक कमरे के बीच में 1 मिनट तक खड़ा रहता, चारों ओर देखते हुए, जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं क्यों आया था। मैंने एक शाम उनके जटिल टीवी रिमोट को समझने की कोशिश की, गलत बटन दबाते हुए, स्क्रीन पर अजीब रंगों का चमकना, जब तक आकाश एक लंबी सांस लेते हुए मेरे पास नहीं आया और मेरे लिए एक प्रकृति चैनल नहीं लगाया। यह लो पिताजी, उसने कहा, सरल और आसान। जब मैं वहां बैठा था, एक प्रवासी पक्षियों के शो का आनंद लेते हुए, मैं वास्तव में सुन रहा था। मैंने उनके फुसफुसाते फोन कॉल्स को सुना, ब्याज दरों के बारे में। मैंने प्रिया को उनकी आस्पेन की आगामी यात्रा के खर्च पर शिकायत करते सुना। मैंने आकाश को गली में उस आदमी से बात करते सुना जो उसे बस कुछ और दिनों का इंतजार करने के लिए कह रहा था। मेरे पिता, वह पूरी तरह से ठीक नहीं है। सही क्षण खोजने की बात है। वे लापरवाह हो रहे थे। उनका आत्मविश्वास उन्हें लापरवाह बना रहा था। उन्होंने एक कमजोर बूढ़े आदमी को कुर्सी पर देखा, लेकिन उन्होंने अंदर के आदमी को नहीं देखा। उन्होंने उस आदमी को नहीं देखा जो उनके हताशा, उनके झूठ और उनकी कमजोरियों को जोड़ रहा था। मैं जब चलता था तो लंगड़ाते हुए चलता। मैंने थोड़ा कॉफी गिराया और दाग को बड़ी मासूमियत से देखा। जब मैं टीवी देख रहा था तो मैंने अपने मुंह को थोड़ा खुला रखा। मैं उनके घर में एक भूत बन गया, एक ऐसा फर्नीचर जिसे वे चारों ओर से निपटते थे। और इस बीच मैं देख रहा था, सुन रहा था, इंतजार कर रहा था। मैं अब उनके योजना का केवल शिकार नहीं था, मैं इसका एक हिस्सा बन गया था। मैं उनके नाटक में मूर्ख था और मैं यह सुनिश्चित करने वाला था कि मेरा प्रदर्शन इतना विश्वसनीय हो कि उन्हें सीधे उनकी खुद की बर्बादी की ओर ले जाए। उन्होंने सोचा कि मेरा मस्तिष्क एक खाली पन्ना है। उन्हें नहीं पता था कि मैं इसका उपयोग उनके अंतिम एक्ट को लिखने के लिए कर रहा था। रातें सबसे कठिन होती थीं। रात के 12 बजे के आसपास घर पूरी तरह से शांत हो जाता था, लेकिन मैं घंटों तक जागता रहता। मेरा मन दौड़ रहा होता। अपने प्रदर्शन की तीसरी रात मैंने इंतजार किया जब मैंने उनके बेडरूम के दरवाजे की हल्की खटखट सुनी और उसके बाद एयर कंडीशनिंग की धीमी गूंज। मैंने सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 1 और घंटा दिया। फिर चुपचाप मैं बिस्तर से बाहर निकला। टैबलेट नाइट स्टैंड पर था, इसका स्क्रीन एक काले शीशे की तरह। यह मेरे हाथों में अजीब लग रहा था, आकाश की दुनिया का एक उपकरण। लेकिन आज रात यह मेरा एकमात्र उपकरण था, मेरा एकमात्र हथियार। मैं मेहमान बाथरूम में गया, दरवाजा बिना आवाज किए बंद किया और बाथटब के किनारे पर बैठ गया। स्क्रीन की मंद रोशनी ही एकमात्र प्रकाश थी। मुझे गली के सूट वाले आदमी का नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने वहीं से शुरू किया जो मुझे पता था। मैंने आकाश का नाम और उसकी वित्तीय फर्म का नाम टाइप किया। पहला परिणाम कंपनी की वेबसाइट थी। यह चमकदार और पेशेवर थी। आकाश और उसके साथी की मुस्कुराते हुए तस्वीरों से भरी हुई थी, खुश ग्राहकों के प्रशंसा पत्र और सुरक्षित विकास और वित्तीय स्वतंत्रता के वादों से भरी हुई थी। यह सार्वजनिक चेहरा था, एक खूबसूरत, ध्यान से तैयार किया गया झूठ। मुझे पता था कि सच्चाई गहराई में दबी हुई थी। मैंने एक नई खोज टैब खोली। इस बार मैंने आकाश का नाम फिर से टाइप किया, लेकिन मैंने अन्य शब्द जोड़े, वे शब्द जो मैंने सुने थे, शब्द जो मुझे संदेह था। कर्ज, मुकदमा, निवेश हानि, शिकायत। बहुत समय तक मैंने कुछ नहीं पाया, बस और अधिक लेख जो आकाश की प्रशंसा कर रहे थे, उसकी कंपनी, उससे जुड़े उसके परफेक्ट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। ये एक डिजिटल किला था, लेकिन मैं धैर्यवान था। मैंने 50 साल तक यह सीखने में बिताए कि लकड़ी के एक टुकड़े में कमजोर जगह कैसे खोजी जाती है। मैं यहां भी कमजोर जगह खोज लूंगा। मैंने पन्ना दर पन्ना स्क्रॉल किया, खोज परिणामों में गहराई तक उतरते हुए, चमकदार सतह के पार, और फिर मैंने इसे खोज लिया। यह एक गुमनाम ऑनलाइन फोरम का लिंक था जो निवेशकों के लिए था। पोस्ट 2 साल पुरानी थी। शीर्षक साधारण था, होलोवे फाइनेंशियल ग्रुप के बारे में चेतावनी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा।
मैंने लिंक पर क्लिक किया। एक उपयोगकर्ता, एक ऐसा आदमी जो लग रहा था कि वह रिटायर शिक्षक है, ने लिखा कि उसने एक उच्च जोखिम वाले तकनीकी फंड में अपना पूरा पेंशन खो दिया था जिसे आकाश की कंपनी ने सिफारिश की थी। उसने आकाश को एक चिकनी बात करने वाला, एक शिकारी कहा जो वृद्ध ग्राहकों को निशाना बनाता था। पोस्ट का अंत एक प्रश्न के साथ हुआ, क्या किसी और को इस आदमी ने ठगा? नीचे दर्जनों प्रतिक्रियाएं थीं, कहानी दर कहानी। एक विधवा जिसने अपने पति का जीवन बीमा खो दिया। एक युवा जोड़े ने अपने घर के लिए डाउन पेमेंट खो दिया। यह टूटे सपनों का एक कब्रिस्तान था जो सभी मेरे बेटे की ओर लौट रहा था। मैंने उस फंड के नाम की खोज की जिसकी सभी ने चर्चा की थी, और अधिक परिणाम सामने आए। इसके अचानक गिरने के बारे में लेख, प्रबंध में लापरवाही के आरोप। यह कोई छोटा सा गलतफहमी नहीं थी, यह एक आपदा थी। एक सबसे लंबे धागे में एक उपयोगकर्ता ने फंड के गिरने के बाद क्या हुआ इसका उल्लेख किया। उसने उन आक्रामक ऋणदाताओं के बारे में लिखा जो कॉल करने लगे, उन निराश निवेशकों को बचाने के लिए रांड की पेशकश करने लगे जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। उसने एक विशेष कंपनी का उल्लेख किया, एक ऐसा नाम जो एक खतरे की तरह लग रहा था, एपेक्स होल्डिंग्स। मैंने खोज बार में एपेक्स होल्डिंग्स टाइप किया। परिणाम अलग थे। वेबसाइट चमकदार नहीं थी, ये कड़ी, न्यूनतम और डरावनी थी। वहां कोई मुस्कुराते हुए चेहरे नहीं थे, और हमारी टीम पृष्ठ पर मैंने उसे देखा। वह गली का आदमी था। उसकी तस्वीर वहां थी, एक ठंडी पेशेवर हेडशॉट। उसकी आंखें शार्क की तरह थीं। उसका नाम था साइलस थॉर्न। अब मेरे पास वह था। मैंने एक अंतिम खोज टैब खोला। मैंने आकाश होलोवे और साइलस थॉर्न टाइप किया और किला ढह गया। मैंने सार्वजनिक रिकॉर्ड खोजे। आकाश की संपत्तियों पर ऋण, ऊंचे ब्याज वाले ऋण समझौते जिनमें चौंकाने वाली दंड धाराएं थीं। मैंने उन संख्याओं को देखा जो शून्य की श्रृंखलाएं थीं, जो मेरे बेटे के लिए खुद को खोद रहे गड्ढे का प्रतिनिधित्व करती थीं। यह एक ऐसा कर्ज था जो इतना बड़ा और इतना भारी था कि मुझे बीमार महसूस हुआ। मैंने अंततः समझा, नकली घड़ी, नकली हैंडबैग, दिखावे को बनाए रखने की अत्यधिक आवश्यकता। वे सिर्फ अपने साधनों से ऊपर नहीं जी रहे थे, वे शिकार पर थे। साइलस थॉर्न शिकारी था और मेरा बेटा उसकी शिकार था। और मेरे बेटे की स्वतंत्रता की कीमत उसके झूठों के पहाड़ के लिए संपार्श्विक मेरा घर, मेरा मकान, अंजलि का घर था। यह इस दुनिया में हमारे पास बचा हुआ एकमात्र असली चीज थी। पहेली का अंतिम टुकड़ा अपनी जगह में आ गया। मैंने टैबलेट बंद कर दिया और छोटा बाथरूम अंधकार में डूब गया। मैं वहां बाथटब के किनारे लंबे समय तक बैठा रहा, सच के साथ अकेला। शौक चला गया, दुख चला गया। जो बचा था वह एक ठंडी, कठोर स्पष्टता थी। मैं जानता था कि मैं किसका सामना कर रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे क्या करना है। मैं उस काले बाथरूम में बैठा रहा जहां पोर्सिलेन के बाथटब की ठंड मेरी पुरानी हड्डियों में समा रही थी। लेकिन मुझे यह महसूस नहीं हुआ। मैं इसे एक भयानक नई स्पष्टता के साथ देख रहा था जो एक पब में फुसफुसाहटों, स्क्रीन पर दस्तावेजों और एक नकली चमड़े के हैंडबैग के अनुभव से बनी एक संपूर्ण तस्वीर थी। ये एक साधारण कहानी नहीं थी जिसमें एक लालची बेटा अपने बूढ़े पिता को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। यह उससे भी बदतर थी। ये एक डर की कहानी थी। मैंने आकाश को देखा, मेरा प्रतिभाशाली बेटा जो सूरज के बहुत करीब उड़ रहा था। मैंने उसे उन वादों को करते हुए देखा जो वह नहीं रख सका, दूसरों की जीवन की बचत के साथ जुआ खेलते हुए, विधवाओं और रिटायर शिक्षकों के भविष्य के साथ। मैंने देखा जब सब कुछ ढह गया, उस तकनीकी फंड का पतन, एंस्यूइंग पैनिक। और फिर मैंने पानी में शार्क को चक्कर लगाते देखा। साइलस थॉर्न, उसने सिर्फ ऋण नहीं दिए, उसने एक ऐसा जीवन रक्षक पेश किया जो गुप्त रूप से एक फंदा था। मेरा बेटा, डरा हुआ और शर्मिंदा, इसे पकड़ लिया। उसने अपने असफलता को छिपाने के लिए एक शैतान के साथ सौदा किया। भव्यकार सजीव व्हाइट हाउस, प्रिया का ऑनलाइन फैंटेसी जीवन, यह सब एक निराशाजनक प्रदर्शन था। यह एक शो था ताकि दुनिया और शायद खुद को यह यकीन दिला सके कि वे अभी भी जीत रहे हैं, जबकि पानी उनके गले के चारों ओर बढ़ रहा था। वे कोई मास्टरमाइंड नहीं थे,
वे अपने ही बनाए महंगे जेल में फंसे हुए डरे हुए बच्चे थे, और मेरा घर, मेरा असली ठोस भुगतान किया हुआ घर, फिरौती था। यही शार्क को उन्हें जिंदा खाने से रोकने की कीमत थी। यह एहसास मुझे उसे माफ करने नहीं दिया। नहीं, धोखा बहुत गहरा था, बहुत सोचा समझा था, लेकिन इसने मेरे गुस्से के आकार को बदल दिया। मैं अब सिर्फ अपने बेटे की लालच के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, मैं उसकी कमजोरी, उसकी कायरता, उस नैतिक सड़न के खिलाफ लड़ रहा था जो तब स्थापित हुई जब उसने अपने पिता को अपने कार्यों के परिणामों से बचाने के लिए बलिदान करने का निर्णय लिया। वह एक कोने में फंसा हुआ जानवर था, और फंसे हुए जानवर सबसे खतरनाक होते हैं। वह कोई कम नहीं था। खतरे के बावजूद वह एक दुख की कहानी भी था। मेरा बेटा कोई राक्षस नहीं था, वह बस एक कमजोर आदमी था जिसने एक राक्षसी चुनाव किया, और मैं, उसका पिता, वही था जिसे इसका सामना करना था। पहली किरण जब सुबह की आई तो मैंने फिर से अंजलि को फोन किया। मैंने सोया नहीं। सोना एक लग्जरी था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने पहले रिंग पर ही फोन उठाया। उसकी आवाज सतर्क थी, जैसे वह इंतजार कर रही हो। ईशा, यह क्या हुआ? मैंने कहा। मुझे पता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, अंजलि। मेरी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। यह उससे भी खराब है जितना हमने सोचा था। यह सिर्फ लालच नहीं है। मैंने अगले 10 मिनट तक उसे सब कुछ बताया। टूटे हुए टेक फंड, बर्बाद निवेशक, एपेक्स होल्डिंग्स, सिलस्थॉन, कर्ज का पहाड़। मैंने उसे नकली घड़ी और जंक, दराज में छिपे अंतिम नोटिसों के ढेर के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि मेरे बेटे ने कितना निराशाजनक जीवन बनाया है। उसने बिना किसी बाधा के सुना। यह एक ऐसी कला थी जो उसे एक शानदार वकील और एक बेहतर दोस्त बनाती थी। जब मैं खत्म हुआ तो केवल उसकी शांत और नियमित सांसों की आवाज थी। तो वह सिर्फ एक झूठा नहीं है, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज कठोर थी। वह एक कोने में धकेला गया जानवर है। यह और भी खतरनाक है, बहुत अधिक खतरनाक। हमारे पास क्या विकल्प हैं? मैंने पूछा। कानूनी रूप से हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं, अंजलि ने समझाया। वह जो कर रहा है उसे बुजुर्गों का वित्तीय शोषण कहा जाता है। क्विट क्लेम डीड के सबूत और उसके कर्ज का संदर्भ लेकर हम धोखाधड़ी के लिए एक आपराधिक मामला बना सकते हैं। उसे जेल हो सकती है, लंबी जेल। यही शब्द मुझे शारीरिक आघात की तरह लगा। गुस्से और विश्वासघात के बावजूद मेरे एकमात्र बेटे को सलाखों के पीछे देखने का विचार, यह एक दर्द था जिसे मैं सहन नहीं कर सकता था। उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया था, लेकिन वह अभी भी मेरा खून था। वह अभी भी अंजलि का बेटा था। नहीं, मैंने कहा। यह शब्द मेरे विचार करने से पहले ही मेरे मुंह से निकल गया। जेल नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए, एक ऐसा तरीका जिससे हम उसे रोक सकें, घर को बचा सकें बिना उसके शेष को नष्ट किए। फोन पर एक लंबी चुप्पी थी। मैं लगभग अंजलि को सोचते हुए सुन सकता था, कानूनी चालों का मोलभाव करते हुए। अगर हम आपराधिक आरोपों के खतरे का इस्तेमाल नहीं करते, अंजलि ने धीरे से कहा, हमारा दबाव सीमित है। वह भावनात्मक कार्ड रखता है। वह तुम्हारा बेटा है। उसके शब्द एक मृत अंत थे, और एक पल के लिए मुझे निराशा की लहर महसूस हुई। लेकिन फिर एक याद सतह पर आई जो मेरे गुस्से और थकान के कोहरे को पार कर गई। वह याद अंजलि की थी, अंतिम सप्ताह में हमारी बालकनी पर बैठी हुई। वह कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा की तरह स्पष्ट थीं। उसने मेरा हाथ लिया। ईशाया, उसने कहा। उसकी आवाज एक नरम फुसफुसाहट थी। अगर आकाश कभी असली मुसीबत में पड़ जाए, वह तरह की मुसीबत जिसे उसका गर्व स्वीकार नहीं करेगा, तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए। हमारे पुराने बिस्तर के नीचे, जो हमने शादी के बाद खरीदा था, एक पुराना टिन का बक्सा है जिसमें मेरी दादी के नुस्खे हैं, लेकिन उसमें कुछ और भी है। मेरा फेलसेफ। उस समय मैंने इसे एक बीमार महिला की बकवास समझा था, एक फेलसेफ। लेकिन अब, अंजलि, मैंने कहा। मेरी आवाज अचानक नई ऊर्जा से भर गई। अंजलि, उसने मुझसे कुछ कहा था इससे पहले कि वह गुजर जाए, एक बक्से के बारे में, हमारे बिस्तर के नीचे एक टिन का बक्सा। मैंने उसे बताया कि अंजलि ने क्या कहा। मुझे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, लेकिन यह एक ढीला धागा था, और इस समय यह मेरा एकमात्र धागा था। उस दोपहर मैंने अपने योजना को
क्रियान्वित किया। मैं अपने कमरे से बाहर आया और आकाश को उसके होम ऑफिस में पाया, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखते हुए। मैंने दरवाजे के किनारे पर लीन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैं थोड़ा अस्थिर दिखूं। बेटा, मैंने कहा। मेरी आवाज नरम और उदास थी। मैं तुम्हारी मां के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी पेशेवर मास्क को तुरंत सावधानीशील चिंता से बदल दिया। उसके बारे में क्या पापा? कुछ बातें हैं, मैंने कहा, दूर देखते हुए। उसकी कुछ पुरानी चीजें, उसके फोटो एल्बम, वह छोटी सी संगीत बॉक्स जो मैंने उसे हमारी पहली सालगिरह पर दी थी, वे अभी भी घर पर हैं। मुझे लगता है मुझे उन्हें देखना है, उन्हें पकड़ना है। मैंने अंतिम शब्द पर अपनी आवाज थोड़ी सी चिढ़ाई। मैंने उसे ध्यान से देखा। मैंने उसकी आंखों में गणना देखी। उसने सोचा कि यह भावनात्मक कमजोरी का एक संकेत है, मेरी गिरावट का एक और लक्षण, एक अवसर। बिल्कुल पापा, उसने कहा, उसकी आवाज शहद की तरह मुलायम। बिल्कुल, हम कल जा सकते हैं। नहीं, मैंने थोड़ा तेजी से कहा। मैंने अपने स्वर को नरम किया। नहीं बेटा, मुझे लगता है मुझे अभी जाना चाहिए। कृपया, ये महत्वपूर्ण लगता है। उसने सहमति दी। मुझे पता था कि वह ऐसा ही करेगा। उसके मन में भ्रमित बूढ़े आदमी को यादों की गली में ले जाना सिर्फ उसे और अधिक लचीला बनाएगा, उन कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिक इच्छुक। मेरे पुराने पड़ोसी की ओर ड्राइव करना चुप था। आकाश ने कुछ नरम जैज संगीत लगाया, वह प्रकार का संगीत जिसे कोई वास्तव में नहीं सुनता। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जैसे उसकी दुनिया की चमकदार ऊंचाई और ट्रेंडी कैफे मेरे पुराने पड़ोस के परिचित ईंट के घरों और पुराने ओक के पेड़ों में बदल गए। यह बहुत बदल गया है ना? आकाश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। यह सब पुराने स्थान खरीदे जा रहे हैं, संपत्ति के मूल्य आसमान छू रहे हैं। तुमने अपने घर को इतने लंबे समय तक बनाए रखने का जो समझदारी दिखाई पिताजी। मैंने बस सिर हिलाया। उसे लगा वह रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैंने उसके असली अर्थ को सुना। तुमने इसे मेरे लिए समझदारी से बनाए रखा। तुम्हारी मां को यह गली बहुत पसंद थी, मैंने चुपचाप कहा, उसकी ओर देखे बिना। वह हर पड़ोसी को जानती थी, हर बेजुबान बिल्ली को। वह एक महान महिला थी, आकाश ने कहा, और उसके शब्द सुनने में खोखले और पूर्व निर्धारित लगे। वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा चाहती थी। हाँ, वह ऐसा ही करती थी, मैंने पहली बार उसकी ओर मुड़कर कहा। वह हमेशा आगे की सोचती थी, हमेशा हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। उसने पूरी तरह से मुस्कुराया, मेरी आवाज में चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। उसे लगा मैं पुरानी यादों में खो गया हूं। उसे यह नहीं पता था कि मैं उसे उसके भविष्य के बारे में बता रहा हूं। जब आकाश ने सामने का दरवाजा खोला तो जो हवा मुझे मिली वह मेरे अपने जीवन की हवा थी। यह पुरानी लकड़ी की धूल और दोपहर की धूप में नाचते कणों की महक थी, और अंजलि के नींबू के फर्नीचर पॉलिश की हल्की खुशबू थी। यह घर की महक थी। आकाश के घर की ठंडी निर्जीव चुप्पी के बाद यह चुप्पी अलग थी। यह एक शांति भरी चुप्पी थी जो यादों से भरी हुई थी। फर्श के नीचे मेरे कदमों की हर चरमराहट एक परिचित अभिवादन थी। मैंने दीवार पर उस हल्के खरोंच को देखा जहां 7 साल का आकाश अपने खिलौने की ट्रक से टकराया था। मैंने उस आर्म चेयर पर देखा जहां अंजलि घंटों बैठकर पढ़ती थी। यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं था, यह हमारे प्यार, हमारी संघर्षों, हमारे पूरे संसार का जीवित रिकॉर्ड था। आकाश मेरे पीछे आया, अधीरता से अपने फोन को देखता हुआ। उसे वह सब नहीं दिख रहा था जो मुझे दिख रहा था। उसके लिए यह सिर्फ पुरानी संपत्ति थी, एक संपत्ति का संग्रह। मेरे लिए यह पवित्र भूमि थी। मैं सीधे हमारे बेडरूम में गया। यह ठीक वैसा ही था जैसा हमने छोड़ा था। पुरानी रजाई जिसे अंजलि की दादी ने बनाया था अभी भी बिस्तर पर व्यवस्थित थी। बिस्तर खुद, जो हमने एक साथ खरीदी थी, छोटा और मजबूत लग रहा था। इसने हमें बीमारी और स्वास्थ्य, तर्क और सुलह के दौरान लगभग 50 सालों तक थामे रखा। मैंने बिना हिचकिचाए अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ गया, अपने जोड़ों से उठती तीव्र शिकायत को अनदेखा करते हुए। बिस्तर के नीचे का स्थान अंधेरा और धूल भरा था। मैंने अपने हाथ को अंधेरे में बढ़ाया,
मेरे अंगुलियां खोज रही थीं और फिर मुझे वह महसूस हुआ, पुरानी टिन के डिब्बे का ठंडा चिकना धातु। ये एक साधारण चीज थी जिस पर मुरझाए हुए रंगीन गुलाब बने थे। अंजलि इसमें अपनी दादी के नुस्खों के कार्ड रखती थी। जब मैंने इसे रोशनी में निकाला, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मुझे याद से भारी लग रहा था। यह डिब्बा सिर्फ यादें नहीं था, यह अतीत से एक संदेश था। यह एक खेल में अंजलि का अंतिम कदम था, जिसे उसने जानबूझकर बनाया था कि हमें एक दिन खेलना पड़ सकता है। यह उसकी सुरक्षा योजना थी। मैं हमारे पुराने बेडरूम के फर्श पर बैठ गया, धूल के कणों के नृत्य करते हुए मेरे चारों ओर। मेरे अंगुलियां हल्का सा कांप रही थीं जब मैंने टिन के डिब्बे का जंग खाया हुआ लचकीला खोला। एक महक मेरे सामने आई, पुरानी कागज और सूखे जड़ी बूटियों की खुशबू, दालचीनी की हल्की गंध। यह अंजलि की खुशबू थी। ऊपर वही था जिसकी मुझे उम्मीद थी। सैकड़ों उसके दादी के नुस्खे के कार्ड, सुंदर लिपि में लिखे हुए, जो दशकों में मुरझा गई थी। मैंने अदरक ब्रेड के कार्ड पर अपनी अंगुली चलाई। एक प्राचीन आटे का धब्बा कोने में अभी भी दिखाई दे रहा था। एक क्षण के लिए दुख की एक लहर इतनी शक्तिशाली थी कि यह मुझे लगभग गिरा देती। यह वही थी, यह वही महिला थी जिसे मैं प्यार करता था। मैंने ध्यान से कार्डों का ढेर उठाया और उन्हें अलग रखा, और उसके नीचे मेरी सांस रुक गई। यह नहीं था, यह एक मोटा मनीला फोल्डर था, कुरकुरा और आधिकारिक, जो नुस्खों के मुरझाए व्यक्तिगत इतिहास के विपरीत था। बाहर कोई लेबल नहीं था। मेरा दिल धीमी भारी ताल पर धड़कने लगा। मैंने इसे खोला। पहली पन्ना घने कानूनी पाठ का एक दीवार थी। इसका अधिकांश हिस्सा शब्दों के धुंध में था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मेरी नजरें स्पष्ट हुईं और कुछ वाक्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आए। अंजलि होलोवे हेरिटेज ट्रस्ट, और उसके नीचे अविराम। मैंने पन्ना पलटा। मेरी आंखें लाइन को खोजते हुए घूम गईं और फिर मैंने इसे पाया। चौड़ी से एल्म स्ट्रीट पर स्थित संपत्ति, मेरा घर। यह सब काली और सफेद में था। अंजलि और एक नोटरी पब्लिक द्वारा हस्ताक्षरित, 5 साल पहले, उसकी बीमारी के बाद। मैंने मुख्य अनुच्छेद को 3 बार पढ़ा ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही थीं। मेरी मृत्यु के बाद संपत्ति हमारे बेटे को विरासत में नहीं दी जाएगी। ये पूरी तरह से एक पंजीकृत सामुदायिक भूमि ट्रस्ट को दान की जाएगी, जिसका उद्देश्य स्थानीय परिवारों के लिए सस्ती आवास विकसित करना है। मैंने बिस्तर के खिलाफ झुकते हुए, कागजों को अपने हाथ में झटकते हुए, एक धीमी मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। ये खुशी की मुस्कान नहीं थी, ये पूरी तरह से निस्वार्थ आश्चर्य की मुस्कान थी। अंजलि, मेरी चुप, कोमल अंजलि। उसने इसे सालों पहले देखा था। उसने इस अंधकार की संभावनाओं को देखा था, हमारे बेटे की इस कमजोरी को, और उसने हमें उस बाढ़ से बचाने के लिए एक नाव बनाई थी जिसे वह जानती थी कि एक दिन हमें सामना करना पड़ सकता है। आओ, यह संदेह का कार्य नहीं था, यह एक गहरा, अटूट प्रेम का कार्य था। मेरा बेटा एक संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहा था जिसे वह कभी नहीं रख सकता था। वह एक भूत को चुराने की कोशिश कर रहा था, और मेरे हाथ में मैंने अपनी पत्नी की अंतिम चाल को पकड़ा हुआ था। मैंने चेकमेट को थाम रखा था। जब मैं आकाश के घर में वापस आया तो मैं एक धूल भरे फोटो एल्बम और अंजलि के छोटे संगीत बॉक्स के साथ था। मैंने उन्हें मेज पर रखा, मेरे प्रदर्शन के उपकरण। आकाश और प्रिया ने मुझे देखा। उनके चेहरे पर दया और बेचैनी का मिश्रण था। उन्हें लगा कि यात्रा ने मुझे नरम कर दिया है, मुझे एक पुरानी यादों की लहर में डुबो दिया है जिससे मुझे संभालना आसान होगा। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं युद्ध की तैयारी करके आया था। रात के खाने के दौरान मैं चुप रहा। मैंने अपना खाना धीरे धीरे और विधिपूर्वक खाया। मैंने प्रिया की खाना बनाने की तारीफ की, जो एक और फीका रंगहीन व्यंजन था जिसका स्वाद कुछ नहीं था। मेरी शांति ने उन्हें पहले के दिखावटी भ्रम से कहीं ज्यादा परेशान किया। वे लगातार एक दूसरे की ओर देख रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बदल गया है। शायद उन्हें लगा कि मैं अंततः शांति की स्वीकृति की स्थिति में पहुंच गया हूं, कि मैंने अपने भाग्य को एक भूलने वाले वृद्ध के रूप में स्वीकार कर लिया है जिसे देखभाल की आवश्यकता है।
जब प्लेटें हटा दी गईं, मैंने मेज पर अपने हाथ जोड़े। मैंने सोचा है, मैंने कहा। मेरी आवाज स्पष्ट और स्थिर थी। तुम सही हो बेटे। अब मुझे इन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं। आकाश के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। यह इतना स्पष्ट था कि यह लगभग मजेदार था। उसने प्रिया की ओर एक जीत भरी नजर डाली, एक मौन जश्न। फिनिश लाइन नजर आ रही थी। यह शानदार है पापा, उसने कहा। उसकी आवाज में झूठी ईमानदारी थी। मुझे खुशी है कि तुम देख रहे हो कि हम सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं, मैंने कहा, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए। लेकिन मेरे पास 2 शर्तें हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी तंग हो गई। शर्तें? मैं एक बुजुर्ग आदमी हूं आकाश, मैंने एक छोटी सी आत्मनिंदा करते हुए कहा। मैं चीजें पुराने तरीके से करता हूं। जब मैं हस्ताक्षर करूंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरा वकील वहां हो, बस सब कुछ देख ले, सुनिश्चित करें कि सभी बिंदियां और क्रॉस सही हैं। ये एक औपचारिकता है, तुम समझते हो। वह तुरंत आराम से हो गया। बेशक, एक बुजुर्ग आदमी का वकील मांगना पूरी तरह से उसके चरित्र में था। यह एक निरर्थक इशारा था, नियंत्रण में रहने का एक अंतिम कमजोर प्रयास। बिल्कुल पापा, जो तुम्हें आरामदायक लगे, उसने उदारता से कहा। और दूसरी बात, तुम्हारा यह साझेदार, मैंने कहा, जो मेरे लिए यह शानदार निवेश तैयार किया है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हमारे परिवार की मदद की। मैं उससे हाथ मिलाना चाहता हूं। आकाश खुश हुआ। मेरी मांग उसकी योजना की अंतिम मान्यता थी। न केवल उसका बुजुर्ग पिता हस्ताक्षर करने के लिए सहमत था, बल्कि वह उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए भी कह रहा था जो उसे लूटने में मदद कर रहा था। घमंड उसकी आंखों में चकाचौंध थी। उसने अंतिम विजय का समापन समारोह देखा। उसने नहीं देखा कि जाल उसके चारों ओर बंद हो रहा था। बिल्कुल, उसने कहा। मैं उसके कार्यालय में कल एक मीटिंग का इंतजाम करूंगा। यह एक शानदार विचार है। वह उठ खड़ा हुआ, अपने आप पर खुश नजर आ रहा था। सुंदर बेटे की तस्वीर। उसे यह नहीं पता था कि उसने अब भी अपने फांसी देने वाले को खुद अपने फांसी पर लाने के लिए सहमति दे दी थी। सिलस थॉर्न का कार्यालय बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उम्मीद की थी। ये एक कांच की गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर था जो बाकी शहर पर नजर रखता था। कमरा ठंडा था, न केवल तापमान में बल्कि आत्मा में भी। वहां एक विशाल महोगनी डेस्क, खिड़कियों की दीवार और कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था। यह एक शिकारी का निर्जीव स्थान था। हम पहले पहुंचे। आकाश वहां ऐसा आया जैसे वह जगह का मालिक हो। उसके चेहरे पर एक चौड़ी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। प्रिया उसके बगल में थी, एक तेज सफेद सूट में, जैसे वह लॉटरी जीतने वाली महिला हो। वे नर्वस, विजयी ऊर्जा से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि यह उनका राजतिलक था। मैं उनके पीछे धीरे धीरे आया, अपने छड़ी के सहारे थोड़ा झुकते हुए, अपने हिस्से को अंत तक निभाते हुए। मैंने बड़े इंटिमिडेटिंग कमरे को चौड़ी, थोड़ी भ्रमित आंखों से देखा। सिलस थॉर्न एक पल बाद अंदर आया। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने गली में देखा था, लंबा, बेहतरीन कपड़ों में। और उसकी आंखें सिर्फ आपको नहीं देखती थीं, वे आपको परखती थीं। उसने आकाश का हाथ एक चिकनी, अभ्यास की गई मोहकता से थाम लिया। आकाश, ये एक खुशी है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी चिकनी लय थी। और ये होना चाहिए इस घंटे का आदमी। उसने मुझ पर अपनी शार्क जैसी मुस्कान मोड़ दी। आकाश हंसा। पापा, यह श्रीमान थॉर्न है जो हमें तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करने में मदद कर रहे हैं। मैंने बस धीरे धीरे सिर हिलाया, उसकी ओर देखता रहा। आखिरी आने वाली अम्मानी थी। वह अंदर आई और कमरे का पूरा माहौल बदल गया। वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसने एक पुरानी चमड़े का ब्रीफकेस उठाया था और साधारण गहरे रंग के सूट में थी। वह एक शांत, अडिग प्राधिकरण का उत्सर्जन कर रही थी जिसने थॉर्न के महंगे कार्यालय को सस्ता बना दिया। उसने थॉर्न और आकाश को संक्षेप में नोट किया, फिर मेरे कुर्सी के पास आकर खड़ी हो गई। 2 पक्ष इकट्ठा हो गए थे। विशाल डेस्क के एक तरफ आकाश और प्रिया बैठे थे, घमंड और लालच से भरे हुए। दूसरी ओर ईशायाह और मैं बैठे थे, सच के अलावा कुछ नहीं लेकर।
हवा में अनकही बातों, झूठों और उम्मीदों का घना माहौल था। तूफान आ चुका था, अब बिजली गिरने का समय था। सिलस थॉर्न ने अपनी विशाल चमड़े की कुर्सी में पीछे की ओर झुकते हुए अपने हाथों को जोड़ लिया। उसने आकाश को एक अधीरता भरी नजर से देखा। तो उसने कहा। उसकी आवाज चिकनी और मखमली थी। क्या हम इस सुखद काम की ओर बढ़ सकते हैं? हमारे पास एक साधारण क्विट क्लेम डीड है जो श्री होलोवे के मुख्य निवास को उनके बेटे की देखरेख में संपत्ति प्रबंधन के लिए हस्तांतरित करने की औपचारिकता है। आकाश, क्या तुम बस दस्तावेज अपने पिता को दे सकते हो? आकाश ने उत्सुकता से उन कागजों की ओर हाथ बढ़ाया जो थॉर्न ने मेज पर खिसकाए थे, लेकिन उसके हाथों के उन कागजों को छूने से पहले ईशायाह ने अपनी हथेली फोल्डर पर रख दी, उसे रोकते हुए। यह आवश्यक नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह कमरे के माहौल को एक सर्जन के चाकू की तरह काट गई। आकाश का हाथ हवा में ठहर गया। प्रिया की मुस्कान में थोड़ी कमी आई। थॉर्न ने एक सवालिया भौं उठाई। मुझे खेद है, उसने कहा। ईशायाह ने उसे नजरअंदाज किया। उसने अपनी पुरानी ब्रीफकेस खोली और एक मोटे फोल्डर को बाहर निकाला। यह अंजलि के टिन बॉक्स से लिया गया मनीला फोल्डर था। उसने इसे मेज पर एक हल्के लेकिन निश्चित धड़के के साथ रखा। हमारे पास जिस संपत्ति के मालिकाना हक के बारे में गलतफहमी है, ईशायाह ने कहा। उसकी नजरें आकाश पर टिकी थीं। मेरे मुवक्किल श्री होलोवे 14 एल्म स्ट्रीट की संपत्ति के लिए क्विट क्लेम डीड पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, क्योंकि वह इसे मालिक नहीं है। आकाश के चेहरे पर बदलाव धीरे धीरे हुआ, जैसे कोई दर्दनाक तमाशा। पहले भ्रम, फिर उसकी भौहों में हल्का सा बल पड़ा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इस अजीब मजाक का स्रोत हूं। फिर जब ईशायाह ने फोल्डर खोला तो भ्रम अविश्वास में बदल गया। उसका मुंह थोड़ा खुला। वह इसे बेतुकी बकवास के रूप में खारिज करने वाला था, लेकिन ईशायाह ने पढ़ना शुरू किया। अंजलि होलोवे हेरिटेज ट्रस्ट। उसने पढ़ा। उसकी आवाज स्पष्टता से गूंज रही थी। एक अविचलनीय ट्रस्ट जिसे 5 साल पहले स्थापित किया गया था। इस ट्रस्ट की एकमात्र संपत्ति 14 एल्म स्ट्रीट पर स्थित है। आकाश का चेहरा सफेद हो गया, न कि पीला, बल्कि एक रक्तहीन डरावना सफेद। आत्मविश्वासी सफल बेटा गायब हो गया और उसकी जगह एक डरावना बच्चा खड़ा था जो झूठ में फंस गया था। उसने कागजों को देखा, फिर मुझे। उसकी आंखें सन्नाटे में एक भयावह ज्ञान के साथ बड़ी हो गईं। प्रिया को कानूनी शब्दों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने अपने पति के चेहरे पर जो देखा उसे समझ गई। उसकी आंखों में विजयी चमक मुरझा गई। आकाश, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक पतले धागे की तरह थी। वह किस बारे में बात कर रही है? सिलस थॉर्न अब और नहीं हंस रहा था। चार्मिंग व्यापारी का मुखौटा पूरी तरह से गिर चुका था। उसकी आंखें, जो पहले सुस्त आत्मविश्वास में थीं, अब तंग, ठंडी और ईशायाह के हाथों में दस्तावेजों पर गहन रूप से केंद्रित थीं। शार्क ने खून सूंघ लिया था, लेकिन यह मेरा नहीं था। उसने आकाश को देखा और पहली बार मैंने उसके चेहरे पर वास्तविक शिकारी क्रोध की झलक देखी। उसे धोखा दिया गया था। ईशायाह ने थॉर्न की ओर नहीं देखा। उसने प्रिया की ओर भी नहीं देखा। उसने केवल आकाश को देखा, उस लड़के को जिसे वह उसके डायपर के दिनों से जानती थी। इसका मतलब है आकाश, उसने कहा। उसकी आवाज सहानुभूति से रहित थी, कि यह घर पिछले 5 सालों से आपके पिता का नहीं है। यह एक ट्रस्ट का है। एक ट्रस्ट जो आपकी मां ने परिवार की विरासत की रक्षा के लिए बनाया था। आपके पिता आपको वह नहीं दे सकते जो उनके पास है ही नहीं। आप एक घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी आपका था ही नहीं। उसके बाद का सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं 50 मंजिल नीचे की शहर की ट्रैफिक की हल्की गूंज सुन सकता था। आकाश जड़वत खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन ईशायाह ने अपने शब्दों को खत्म नहीं किया। उसने उस दर्दनाक क्षण को हवा में लटकने दिया, फिर अंतिम क्रूर प्रहार किया। देखो, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी और बर्फीली थी। आपने यहां जो किया है, आकाश, वह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं है। यह सिर्फ एक झूठ नहीं है।
जब आप जानबूझकर एक धोखाधड़ी दस्तावेज बनाते हैं एक क्विट क्लेम डीड संपत्ति के लिए जिसके पास आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और इसे एक रंट के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने का इरादा रखते हैं। उसने एक पल के लिए रुककर अपने नजरें आकाश के चखनाचूर चेहरे से सिलस थॉर्न के कठोर चेहरे पर डाली। उसे बैंक धोखाधड़ी कहते हैं, और जब वह संस्था जिसे आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं एक कानूनी रूप से स्थापित ट्रस्ट है तो यह अपराध को बहुत बढ़ा देता है। हम अब एक नागरिक मामले की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक संघीय अपराध की बात कर रहे हैं। यह वह शब्द था जिसने जादू तोड़ दिया। संघीय, यह एक ऐसा शब्द था जो वजन रखता था, एक ऐसा शब्द जो गंभीर जीवन परिवर्तनकारी परिणामों का मतलब था। प्रिया ने एक छोटा घायल ध्वनि निकाली, जैसे कोई मरता हुआ जानवर। नहीं, उसने कराहते हुए कहा, नहीं। लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया सिलस थॉर्न की थी। शार्क ने चक्कर काटा था और अब यह हमला कर चुका था। वह अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसका शांत संतुलित स्वभाव पूरी तरह से गायब हो गया। इसकी जगह एक कच्ची बेताब क्रोध ने ले ली। उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया। मैं इसका कोई हिस्सा नहीं हूं, उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज एक गहरे गुस्से में डूबी हुई थी। उसने आकाश की ओर एक कांपती उंगली इशारा किया, जिसने उस पर ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उसे किसी ने मारा हो। ये छोटा कीड़ा मेरे पास आया, उसने कसम खाई कि घर उसका है। उसने मुझे जाली दस्तावेज और नकली मूल्यांकन लाए, उसने झूठ बोला। इशायाह होलोवे ने अम्मानी की ओर देखा। उसकी आंखों में आग भरी थी। मैं यहां शिकार हूं, मुझे धोखा दिया गया है। अचानक हंगामा मच गया। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज में वह दर्द था जो उसकी ऑनलाइन छवि में नहीं था। यह असली, दिल को चीर देने वाला अफसोस था। आकाश, उन्हें बताओ कि यह सच नहीं है, उसने चिल्लाते हुए कहा। उन्हें बताओ। लेकिन आकाश कुछ नहीं कह सका। वह बस अपनी कुर्सी पर डीला बैठा रहा, एक पूरी तरह से टूटे हुए आदमी की तरह। सफलतापूर्ण दिखने का भ्रम, वह सावधानी से बनाया गया मुखौटा जो उसने सालों में तैयार किया था, 5 मिनट में ही ध्वस्त हो गया था। वह छोटा, बेकार लग रहा था। उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। हेमंत कमरे में एक पिंजरे में कैद बाघ की तरह चक्कर काट रहा था। यह एक आपदा है, उसने कहा, अपने बेदाग बालों में हाथ फेरते हुए। वह हमसे बात नहीं कर रहा था, वह खुद से बात कर रहा था। यह एक संघीय मामला है। मेरी कंपनी की प्रसिद्धि नष्ट हो गई, उसने फिर से आकाश की ओर मुड़ते हुए कहा। तू बेवकूफ आदमी, क्या तुम सच में सोचते थे कि तुम इससे बच जाओगे? क्या तुम सोचते थे कि मैं नहीं जान पाऊंगा? मैंने सब कुछ होते हुए देखा। मैं उस तूफान का मौन दर्शक था जिसे मैंने खुद पैदा किया था। मुझे कोई खुशी नहीं हुई, मुझे कोई जीत का अनुभव नहीं हुआ। अपने बेटे को टूटते हुए देखना, उसकी जिंदगी को मेरी आंखों के सामने ध्वस्त होते हुए देखना सबसे दर्दनाक अनुभव था जो मैंने कभी महसूस किया। लेकिन जब मैंने उस तबाही को देखा, रोती हुई पत्नी और बर्बाद शिकारी को, मुझे पता था कि यह होना ही था। यह सच के लिए एक भयानक लेकिन आवश्यक कीमत थी। यह वही चुकता करना था। सभी नजरें आकाश और हेमंत पर थीं, लेकिन मेरा ध्यान प्रिया पर था। वह पहली थी जो टूट गई। उसके हल्के रोने ने एक पूर्ण हंगामा पकड़ लिया। यह वह शांत, गरिमामयी शोक नहीं था जिसे उसने ऑनलाइन साझा किया था। यह एक दुनिया के अंत की कच्ची, बदसूरत आवाज थी। उसकी सावधानी से लगाई गई मेकअप बहने लगी, उसके हल्के गालों पर काले धब्बे बनाते हुए। उसका सफेद सूट, जो उसकी निर्मित सफलता का प्रतीक था, अब एक त्रासदी का परिधान लग रहा था। हमारा स्पेन का सफर, उसने विलाप किया। उसकी आवाज टूट रही थी। शब्द निरर्थक थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ उजागर कर दिया। वह अपने पति के धोखे या मेरी पीड़ा के लिए नहीं रो रही थी। वह अपनी जीवन शैली के खोने के लिए रो रही थी, छुट्टियों के लिए, हैंडबैग के लिए, लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए। वह अपने ब्रांड की मौत के लिए रो रही थी, मेरे फॉलोअर्स, मेरे ब्रांड के साझेदारियों, सब कुछ के लिए। उसने अपने हाथों में चेहरा छिपा लिया। उसके कंधे तेजी से हिल रहे थे। सब कुछ चला गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसने आकाश की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, केवल एक जलती हुई आरोप भरी नजर थी। तुमने मुझसे वादा किया था,
उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज तेज थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि सब ठीक है। तुम झूठे हो। उसने जिस छवि का निर्माण किया था वह एक आदर्श जीवन की क्यूरेटेड कल्पना इस ठंडी निष्प्राण ऑफिस में आग में जल गई और वह आग से चिल्ला रही थी। ये एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व का पूर्ण और कुल पतन था। अराजकता के बीच मैंने धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश की। जिस छड़ी पर मैं झुका हुआ था वह अब एक राजा की छड़ी जैसी महसूस हो रही थी। कमरे में सभी की नजरें मुझ पर थीं। गुस्सा, रोना, पैनिक, सब कुछ शांत हो गया। मैंने हेमंत की ओर नहीं देखा। मैंने प्रिया की ओर भी नहीं देखा। मैंने अपने बेटे की ओर देखा। वह अभी भी कुर्सी पर झुका हुआ था, उस आदमी का एक खोखला संस्करण जिसका वह दिखावा कर रहा था। उसने मेरी ओर देखा भी नहीं। वह बस पॉलिश फर्श को घूर रहा था, जैसे उसमें उसके बर्बाद जीवन के उत्तर हों। तुम्हारी मां, मैंने कहा, और मेरी आवाज शांत थी, लेकिन पूरे कमरे में गूंज गई। तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे अंदर की अच्छाई देखती थी आकाश, यहां तक कि जब तुम खुद में नहीं देख पाते थे। उसे पता था कि तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन उसे तुम्हारी गर्व की भी जानकारी थी। तुम्हारी असफलता का डर तुम्हें अंधेरे रास्ते पर ले जा सकता है। मैंने एक कदम और बढ़ाया, उसके ऊपर खड़ा होकर, विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह। उसने तुम्हें दंडित करने के लिए वह विश्वास नहीं बनाया। उसने तुम्हारी रक्षा करने के लिए वह बनाया था। उसे पता था कि यह आसान पैसे और नकली सफलता की दुनिया तुम्हें पूरी तरह निगल सकती है। वह परिवार की विरासत की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी, आकाश। और वह विरासत कोई घर नहीं है, यह बैंक खाते में कोई संख्या नहीं है। यह ईमानदारी के बारे में है। यह इस बारे में है कि असली और दिखावे में क्या अंतर है। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना पुराना बुरा हाल वाला बटुआ निकाला। मैंने एक मुड़ा हुआ बिजनेस कार्ड निकाला और उसे उसके सामने टेबल पर रख दिया। यह तुम्हारे समुदाय भूमि ट्रस्ट के निदेशक का कार्ड है, वह संगठन जो अब हमारे घर का मालिक है। उसे तुम्हारे लिए एक अवसर छोड़ा है बेटा, मैंने धीरे से कहा। एक रास्ता वापस। तुम उनके पास जा सकते हो, मदद का प्रस्ताव रख सकते हो, एक हथौड़ी उठा सकते हो, यह सीख सकते हो कि अपने 2 हाथों से कुछ असली बनाना क्या होता है। पैसे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए। चुनाव तुम्हारा है। मुझे उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। मुझे उसे जेल में देखने की जरूरत नहीं थी। वह दुनिया जिसे उसने अपने लिए बनाया था, पहले से ही उसकी जेल थी। मैंने बस उसे चाबी दी। यह उस पर निर्भर था कि वह इसका उपयोग करता है या नहीं। बिना एक और शब्द कहे मैं दरवाजे की ओर बढ़ गया। अमानी ने उसका हाथ पकड़ा, थोड़ी देर के लिए ठहरते हुए। मेरे कंधे पर। मैंने पीछे मुड़कर उन मलबों को नहीं देखा जो मैं छोड़ रहा था। रोना, चिल्लाना, टूटे हुए सपने। मैं उस ठंडी कांच की इमारत से बाहर निकला और दोपहर की धूप में चला गया। बहुत समय के बाद मैंने शांति का अनुभव किया। मैंने अपने बेटे को बर्बाद नहीं किया। मैंने अपनी पत्नी की विरासत की रक्षा की। मैंने अपनी गरिमा को बचाया। व्यवस्था बहाल हो गई थी और यह एक ऐसी जीत थी जो किसी भी घर या धन से अधिक मूल्यवान थी। इस अनुभव ने मुझे एक अंतिम सबक सिखाया। मेरी पत्नी अंजलि से सीखा एक पाठ। एक परिवार की असली विरासत वो संपत्ति या पैसा नहीं है जो आप छोड़ते हैं, बल्कि वो ईमानदारी और ज्ञान है जिसे आप भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। मेरा बेटा झूठी सफलता की दुनिया में डूब रहा था और उसकी निराशा में उसने मुझे अपने साथ खींचने की कोशिश की। मैंने सीखा कि कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा कार्य अपने बच्चों को उनकी गलतियों से नहीं बचाना होता, बल्कि उन्हें एक कठिन और दर्दनाक सत्य का सामना करने के लिए मजबूर करना होता है। मुझे हमारी असली विरासत, जो गरिमा पर आधारित है, को बचाना था, उस धन के भ्रम से जो एक परिवार को अंदर से नष्ट कर सकता है। मुझे बताएं कि आप इस स्थिति में क्या करते।